नमस्कार। शनिवार का दिन, और आमतौर पे शनिवार के दिन हम वीडियो करते नहीं हैं, और ये वीडियो किया और ये फ्री फॉर ऑल रखा गया। और फ्री फॉर ऑल इसलिए रखा गया क्योंकि टॉपिक ही इतना खतरनाक है और इतना बड़ा, जिसको लगता है कि पहाड़ टूट पड़ा है उनके लिए जो इससे इम्पैक्टेड हुए हैं। जो इससे इम्पैक्टेड नहीं है उनके लिए तो बस आपका इन्फोसिस कितना % नीचे खुलेगा, आपका विप्रो कितना नीचे खुलेगा, आप वापस उसको बेच के क्या ले सकते हो, कहाँ क्या कर सकते हो, वो है। लेकिन वो इंसान जो अमेरिका में बैठा हुआ है H1B के ऊपर, या जो जाने के लिए इतना मेहनत कर चुका है अभी तक, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी वो सोचने की ज़रूरत है। और उससे ज़्यादा डीपर इम्प्लीकेशंस हमें ये देखना चाहिए कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने ये दुस्साहस, जिसको भी अगर हम कह सकें, तो क्यों किया। इतनी क्या हो गई थी बात कि वो करने गए कि चलो भाई, हम सारे भी 3-3.25 लाख जो इंडियंस हैं वहाँ पे H1B पे काम कर रहे हैं, उनको हम उठा के वापस इंडिया भेजेंगे। भेजा नहीं है, लेकिन गणित ही ऐसा लगा दिया है। $1 लाख का जो फीस लगा दिया है साल का, वो ऐसा ही लगा दिया जिसकी तनख्वाह $1 लाख साल की है। $1 लाख $1.25 लाख वहाँ पे एक इंडियन IT वर्कर कमाता है जो एंट्री लेवल काम करता है। मतलब $1,25,000 इज़ व्हाट ही अर्न्स। और उसके ऊपर अगर डोनाल्ड ट्रंप ने $1 लाख का फ़ाइन लगा दिया, फीस लगा दिया, फीस समझो, फ़ाइन समझो, बैरियर समझो, एंट्री बैरियर समझो, जो भी समझो लगा दिया है, तो उसका जो, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो पासा ही नहीं सेट होगा। और उसके जो एम्प्लॉयर्स हैं वो उन्हें बोलेंगे तू भाई ऑफशोरिंग में, तू ये वापस या तो यहाँ आ जा और यहाँ पे आके काम कर। तो बेसिकली आप बोलेंगे कि लाखों आदमी काम करते हैं IT में, उसमें 3 लाख आदमी को अगर नौकरी थोड़ी कम हो जाएगी, अमेरिका से काम नहीं करेंगे, इंडिया आके काम करेंगे, 3 लाख आदमी में अमेरिकन जॉब पे आ जाएंगे, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, समटाइम्स वन डिसीजन टेल्स यू द स्टार्ट ऑफ द बिगनिंग, कि यार ये बिगनिंग में क्या स्टार्ट हो रहा है, ये क्यों हुआ ऐसा, क्या सोच के हो रहा है, क्या सोच के किया होता है। तो मेरा पर्सनल अनुमान ये है और मेरा पर्सनल अंदेशा ये है कि अमेरिका में जो टेक के जो जितने भी गुरु लोग थे, जितने भी लीडर्स थे वहाँ, बड़ी बड़ी कंपनी के, मेटा के जकरबर्ग हुए, या आप अलग अलग कंपनी नडेला देख लें, आप माइक्रोसॉफ्ट की, सबके साथ अभी डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में 10-15 दिन के अंदर ही मीटिंग की है। कुछ तो मीटिंग सार्वजनिक हुई, कुछ पब्लिक हुई, कुछ पब्लिक में नहीं आई मीटिंग। तो आई एम प्रीटी श्योर उनके साथ जब मीटिंग हुई थी तो ये डिस्कशन हुआ होगा 1-on-1 लेवल पर। उन्होंने बोला भी कि हमारे जो टेक के जो कंपनीज़ है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, आप इसे कर दें, हम अमेरिकन को जॉब दे देंगे। बात मेरे को लगती है, ये मेरा पर्सनल अनुमान है और मेरा इसमें उतना ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है, क्योंकि हम लोग फाइनेंस के लोग हैं, हम लोग शेयर बाज़ार के लोग हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में हमारा उतना पकड़ नहीं है। बट स्टिल मेरे को ये लगता है कि AI इज़ कमिंग इन अ बिग वे द कैपिटल B। और अमेरिका को ये लग रहा है कि जो कोडिंग के लिए हम लो एंड वर्कर्स बुलाते थे इंडिया से, अगर हमने, इंडिया की बात इसलिए करती है बिकॉज 72% ऑफ H1B बोलते हैं इंडियंस हैं, 3,20,000 के करीब, बाकी कुछ चाइनीज़ है, कुछ इधर कोरियंस होंगे, कुछ इधर उधर के फिलीपींस होंगे वाले होंगे। बट बेसिकली इंडिया एंड चाइना मेकअप टू 85% ऑफ दिस H1B वाला जो गैंग है पूरा। और इनको ये सोचते हैं कि हम इनको यहाँ पे बुला कर बैठाएं और इनको अगर हम नौकरी से निकालेंगे तो हाहाकार मच जाएगा। बिकॉज अमेरिका में इतने जन को आप नौकरी से निकालेंगे, आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपको ये वो करना पड़ेगा। तो बेस्ट यही होता है कि भाई ऐसी कोई फीस बना दो, कुछ ऐसा लगा दो कि इसको हटाओ यहाँ से। अब ये हटाओ तो आपको H1B में क्या, आदमी जो इंडिया से अमेरिका गया है वो क्या सिर्फ इन्फोसिस में काम कर रहा है कि वहाँ की कोई कंपनी में काम कर रहा है, ये कुछ पता अभी इसका डिफरेंस कितना कितना है, कितने आदमी कहाँ काम कर रहे हैं, मेरे पास डेटा नहीं है। बट ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि अमेरिका इज़ बेसिकली टेलिंग द वर्ल्ड कि AI इज़ कमिंग इन अ बिग वे। ये जो कोडिंग का काम तुम लोग 5 लाख आदमी कर रहे थे, हम लोग 40-50 हज़ार आदमी से ये काम करवा सकते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर के जितने भी टेकी चैम्प्स हैं हमारे यूट्यूब पे और अगल बगल, वो बता पाएंगे कि इसका क्या इम्प्लीकेशन है कि नहीं है। बट मेरे को लगता है कि इतना जल्दी आपको 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख आदमी को रिप्लेस करने के लिए बहुत समय लगता है। और माइक्रोसॉफ्ट ने तो वहाँ पे लिख भी दिया है कि भाई अगर कोई आपके एम्प्लॉई, हमारे जो एम्प्लॉई हैं जो इंडिया में हैं या बाहर हैं, वो 20 तारीख के पहले, 20 सितंबर के पहले, 21 सितंबर के पहले वो अमेरिका पहुंच जाएं। और अमेरिका में जो लोग माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको बोला गया है कि आप यहाँ से छोड़ कर ना जाएं, क्योंकि अगर आप एक बार अमेरिका से निकल जाएंगे तो शायद ही वापस आपको घुसने ना दें अमेरिका में। तो ये थोड़ा सा बहुत ही हमारे लिए तो चलो ठीक है, न्यूज़ पॉइंट हो गया, लेकिन आप वहाँ पर देखें। और ये इसलिए भी वीडियो मुझे ज़्यादा वो लग रहा है कि बिकॉज मेरे पर्सनली भी 2-3 रिलेटिव्स हैं अमेरिका में
जो H1B पे काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारे क्लाइंट्स भी हैं अमेरिका में जो H1B पे काम कर रहे हैं। और ये समय जो होता है, आपको कई बार क्या होता है कि आपकी जब नौकरी पे आ पड़ती है तो आपको ज़्यादा टेंशन ये नहीं होती कि मेरा खाना पीना कैसा चलेगा, ज़्यादा टेंशन ये होती है कि मेरा EMI कैसे चलेगा। बिकॉज अमेरिका में जो कल्चर है, कंज्यूमर कल्चर है, हर एक चीज़ EMI पे, बच्चों की पढ़ाई वहाँ पे होती है, उसके साथ साथ अपने घर EMI पे ले लिया, 2 गाड़ियाँ रख लेता है इंसान, वो सब EMI पे चलता है। और वो EMI कल्चर, आप बोल सकते हैं कि घर बेच दो, अपना EMI को क्लोज कर दो, लेकिन होम प्राइसेस को अगर वहाँ पे अमेरिका में देखेंगे तो आपको भी बेचना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। वो केओटिक सिचुएशन है। शेयर बाजार के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो मुझे लगता है इन्फोसिस, विप्रो, ये जब परसिस्टेंट सिस्टम और जितने भी बढ़िया कंपनी थी, बड़ी कंपनी थी, छोटी कंपनी थी, सबको फिजिकली इनके कोई काम धाम में इम्पैक्ट हो या ना हो, इनके ऊपर जो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होता है, जो परसेप्शन का इम्पैक्ट होता है, वो तो 100% होएगा। और मार्केट यही बोलेगा कि तुमको यार हम इतना पी क्या चीज़ का दें, तुमको तो खुद ही नहीं पता है कि तुम्हारा बिजनेस मॉडल कितना रेजिलेंट है, कितने आगे चलेगा, कितने दिन तक चलेगा। यू गाइज डोंट इवन नो दिस, तो व्हाई शुड वी पे यू अ हायर पी। तो चाहे परसिस्टेंट की बात करें, KPIT की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, विप्रो की बात करें, TCS की बात करें, सारी कंपनीज को लेकर ये ज़रूर एक ओवरहैंग बन जाएगा कि अगर आपके बारे में, अगर आप यहाँ से जॉब दे रहे हैं, अमेरिकन कंपनीज़ को केटर अराउंड कर रहे हैं, तो या तो आपका कॉस्ट विल गो अप अगर आप वहाँ पे अमेरिकन को एम्प्लॉय करते हो, बिकॉज जिस सैलरी में इंडियन वहाँ पे काम कर लेता है वो तनख्वाह में अमेरिकन काम नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू पे मोर। या फिर दूसरी चीज़ जो होती है सारे कॉन्टेक्स्ट में ये होता है कि आपका ग्रोथ इंजन कितने दिन तक चलेगा। अगर वो दूसरी बात इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो मेरा जो अंदेशा ये है कि AI अगर बड़े हिसाब से आएगा तो बहुत जल्दी इन लोगों को रिप्लेस कर देगा जो लो एंड काम कर रहे हैं। और हम हर वक्त यही बात किए थे कि 1 लाख रुपए से कम की सैलरी वाले जो लोग हैं उनकी जो जॉब्स है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक हिसाब से सिचुएटेड है AI के आने से, क्योंकि जब AI आएगा तो जो मिड लेवल और लो एंड जॉब्स है उसको पहले अटैक करेगा। तो हम तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से 1 लाख रुपया बोले थे, बट अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट से ये सारे H1B के जितने भी वर्कर्स होते हैं नॉर्मली 1 लाख, 1,25,000, 1,30,000, मतलब बिटवीन 90,000 to 1,30,000 डॉलर्स के रेंज में ये काम करते हैं। और इसीलिए इनके साथ ये प्रॉब्लम ज़रूर हो जाएगी कि इनको वापस रीसेट कैसे होंगे, इंडिया आएंगे तो इनको जॉब्स मिलेगी कि नहीं, बिकॉज इंडिया में भी जॉब्स के लाले पड़े हैं। जो 3 लाख आदमी एम्प्लॉय करती थी हमारी IT और बैंकिंग सर्विसेज कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले, वो पिछले साल करीब से 50,000 लोग एम्प्लॉय कर पाए हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे भी जो जॉब्स मिल रही है वो बहुत ही लो एंड जॉब्स मिल रही है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स मिल रही है। मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स मतलब कि आप काम करें हमारे यहाँ, कॉन्ट्रैक्ट के तहत करें, हम आपको प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। आप काम छोड़ के जाएंगे तो आपको जितने साल काम करना है। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब वैसे हो गई जैसे जो मकान मालिक होता है वो 11 महीने का लीज साइन करता है कि 11 महीने के बाद हम तुम्हें हटा देंगे, नहीं तो तुम मेरे सर पर बैठ के तबला बजाओगे, इसलिए तुम 11 महीने के बाद जैसे आराम करना और यहाँ पर चले जाना। वो वाली जो प्रॉब्लम होती है वो हमारे खुद के जॉब्स के लाले पड़े। इंडिया को नॉर्मली हर साल 7 से 8 मिलियन, मतलब 70 से 80 लाख जॉब बोलते हैं इंडिया को जनरेट करना चाहिए, जबकि हम सिर्फ 50 से 55 लाख, मतलब वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ दैट नंबर बाय अ ह्यूज मार्जिन। और ये प्रॉब्लम इसलिए भी होती है क्योंकि हमारे जो जॉब्स जो निकल के आ रहे हैं वो जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी वर्कर्स का जॉब है, लेकिन ये खाना किसको देंगे अगर लोगों को तनख्वाह और सैलरी को लेकर जब इतनी चिंता रहेगी। तो ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, मेरे को लगता है कि IT स्पेस जो है हमारा वो ठंडा रहेगा। अगर आप IT स्पेस और ठंडा होगा, वो हर एक रैली में नॉर्मली आदमी को सोचना चाहिए कि मुझे क्या सच्ची में ही IT में कमाना है पैसा, क्या मेरी कमाई हो सकती है कि नहीं। अगर आप हमारा स्मॉल केस को देखेंगे, हमारे PMS को देखेंगे, हम काफ़ी दिन से मतलब कई महीने हो गए हमने IT शेयर्स को पूरे बेच के साइड हो गए थे। नॉट बिकॉज कोई हमें लग रहा था कि नियर टर्म अर्निंग्स की प्रॉब्लम होती है, बट हमने इसलिए बेच बाच के सब हम साइड इसलिए हो गए बिकॉज हमें वी वे वेरी श्योर कि ये IT स्पेस को अगर आप देखेंगे तो आगे आते हुए इनके लिए हेडविंड ही हेडविंड है। दूसरी चीज़ अगर हम बोलें तो ये हमारे स्मॉल केस सब्सक्राइबर्स के लिए कल हमने शाम को बहुत ही डिटेल्ड एग्जॉस्टिव नोट भेजा है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स कैसे बिहेव करते हैं, वो क्या हिसाब से रिएक्ट करते हैं और क्या हिसाब से एक्ट करते हैं। उसको बड़े आराम से पढ़ना, थोड़े समय लगाकर पढ़ना। आप जब पढ़ोगे तो आपको एक सेंस आएगा, ग्रिप आएगा कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है स्मॉल कैप पर्सपेक्टिव से कहाँ जा रहा है। अगर आपको कॉपी नहीं मिली है तो प्लीज़ यू कैन राइट बैक टू आवर सपोर्ट नंबर्स, वी विल सेंड इट अगेन टू यू। बट इंपॉर्टेंट होता है समझना कि इस माहौल में अपने पोर्टफोलियो को एकदम आपको, जिसको हम बोलते हैं कि आपको कंट्रोल करके रखना है और स्ट्रेंथ बनाना है पोर्टफोलियो में। क्योंकि स्ट्रेंथ की बात इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अभी के
पोर्टफोलियो के कंस्ट्रक्शन में अगर आप हर एक स्टॉक हर एक सेक्टर में हाथ डाल देंगे ये सोचते हुए कि आज नहीं तो कल तो ये बढ़ेगा, तो ये ज़रूर प्रॉब्लम होगी। बिकॉज अगर आईटी में स्लो डाउन होगा तो वो कोई चीज़ें हैं जो एग्जैक्टली आईटी नहीं है बट वहाँ स्लो डाउन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हैदराबाद और बेंगलुरु का जो रियल एस्टेट मार्केट है, मतलब अगर आईटी वाले में थोड़ी सी ठंडक आ गई, आप अगर एक आईटी का जॉब भी कर रहे हैं, इन्फोसिस में कर रहे हैं, सत्या विप्रो में कर रहे हैं, दिमाग में सत्य में घूमता रहता है, विप्रो में कर रहे हैं, टीसीएस में कर रहे हैं, तो पहली मुसीबत जो आपके सर पे आएगी ये सोचते हुए जब आप ये न्यूज़ पढ़ोगे तो आप बोलोगे यार पता नहीं कल अपने साथ क्या होगा, अभी खर्चे वर्चे एक बार रोक दो, अभी कोई नया फ्लैट नहीं बुक करना है, कहीं पे नया नहीं जाना है। तो ये बहुत ही क्लियर रिजल्टेंट चीज़ें होती है। तो अभी जो हम नया पोर्टफोलियो भी रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं उसके बारे में कभी और बात होगी। वो हम ये सोच के कर रहे हैं कि अगर आईटी में स्लो डाउन होगा तो आप कैसे उसको कॉन्कर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आज के दिन जो कंपनी अर्निंग्स ग्रोथ दिखा रही है, आईटी स्लो डाउन अगर आ गया इंडिया में तो उसके बाद भी यही करेगी। हम लोग यही बोलते थे डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी यहाँ से आदमी को हटा देंगे, अमेरिका से इतने आदमी हटा देंगे तो वहाँ काम कौन करेगा। कौन कौन थे वो लोग जो बोलते थे इतने जॉब्स को रिप्लेस करने में कितना समय लगेगा, अमेरिका में तो इतना बैकअप ही नहीं है, और देखो रातों रात खटाक कर दिया वहाँ पे और गायब कर दिया। इसमें H1B के साथ बोलते हैं H4 का भी एक वीज़ा आता है जिसमें जो वहाँ नौकरी कर रहा है उसके जो अनमैरिड बच्चे बिलो द एज ऑफ आई थिंक 21 और उसकी जो लीगल स्पाउस जो होती है उसके ऊपर भी एक वीज़ा मिलता है उसको, उसके ऊपर भी बोला गया है कि उस पर ज़्यादा सख्ती करें। तो ये ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि आप नौकरी करो H1B में और आपकी जो वाइफ है और आपके जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं जो अभी तक माइनर हैं या जो भी हिसाब से आप समझे, उनको वापस यहाँ रवाना कर दिया जाएगा इंडिया में। और ये समझो कि क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 तक का बच्चा वहाँ पे पढ़ा हुआ, वहाँ तो खैर ग्रेड बोला जाता है, ग्रेड 4, ग्रेड 5, ग्रेड 6, वो बच्चा वहाँ का पढ़ा हुआ वापस इंडिया में आके सेट कैसे होगा, रीसेट कैसे होगा। वहाँ पे उसका सेकंड लैंग्वेज होगा फ्रेंच और यहाँ पे जब वो पढ़ने जाएगा, हाँ बोलेंगे कि यहाँ पे भी फ्रेंच पढ़ सकता है, स्पेनिश पढ़ सकता है, सेकंड लैंग्वेज है कि नहीं है। यहाँ जब उसको हिंदी में पढ़ने पड़ेगा बहुत मुश्किल होगी। मुझे ये पीछे से ज़रूर ध्यान पड़ता है बिकॉज कई बार आप क्या होता है जब बाहर के बच्चे यहाँ आते हैं, वो अब ए लेवल ओ लेवल में आप चले जाएं तो दूसरी बात है, बट ये रीएडजस्टमेंट प्रोसेस, ये सेट होने के प्रोसेस, पढ़ाई भी आप सेट कर लेंगे तो बच्चों को वापस सेट करना उस एनवायरनमेंट से इस एनवायरनमेंट में इज़ नॉट एन ईजी थिंग। वहाँ का बच्चा अगर केला खा लिया तो छिलका हाथ में रखकर गाड़ी में रखकर आधे घंटे तक रख लेगा कि वो मेरे को सड़क पर नहीं फेंकना है। और यहाँ आपका बच्चा जो होता है नॉर्मली हिसाब से हम उतने क्लीनलीनेस को लेकर फोकस्ड नहीं होते हैं, हमें जहाँ जगह मिलती है हम जाके उसको टपका देते हैं अपने केले के छिलके को। और इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि गुड बैड अपनी जगह की बात है, कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है इसकी बात नहीं करनी, बट वो माइंडसेट को एडजस्ट करना। और प्लस उसके बाद जब वो बाहर से आएगा और यहाँ पे एडजस्ट होगा तो वो भी एक प्रॉब्लम होगी। और इसीलिए वहाँ के जो पेरेंट्स भी होते हैं वो थोड़े प्रोटेक्टिव होते हैं, सोचते हुए कि हमारे बच्चे की पढ़ाई कैसे हो, आगे कैसे बढ़े। तो ये एंटायर सिचुएशन जो है ये इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है कि यार 3 लाख आदमी निकल गए वहाँ से यहाँ आ जाएंगे। आई जस्ट होप दैट दीज पीपल हु एवर फेस दिस इशू दे हैव लॉट्स ऑफ सेविंग्स विद देम, बिकॉज अगर पैसा आपके पास होगा तो हर एक प्रॉब्लम लाइफ की आप टिका सकते हो, आप दूर कर सकते हो। लेकिन जब पैसा ही नहीं होता है तो सबसे बड़ी मुश्किल होती है। और मेरा ये अंदेशा है अगर आप ज़्यादा इसमें अमेरिकन गवर्नमेंट को लग रहा है कि लोग $1 लाख देकर भी अपने एम्प्लॉय को वहाँ रख रहे हैं, तो ये 1 लाख के बजाय ये 2 लाख कर देंगे, 2.5 लाख कर देंगे, फिर आप क्या करोगे। मतलब द अल्टीमेट आइडिया है कि जो भी लो एंड जॉब्स कर रहा है अमेरिका में वो वहाँ के जॉब मार्केट से बाहर निकले और उसके बाद अमेरिकन के लिए वो जॉब किया जाए। और रादर अमेरिकन भी करेंगे कि नहीं आई डोंट नो, क्या पता कि सारी बात हो रही है कि AI आएगा और रोबोटिक्स आएगा और वो सब कुछ को टेकअप कर लेगा। सो डैट वे मेरे को लगता है बहुत प्रॉब्लम की चीज़ है, सोचने की चीज़ है। स्टॉक मार्केट की बातें तो होती रहती है लेकिन स्टॉक मार्केट से ज़्यादा ये वाली बात है बिकॉज आप एक यूज टू हो जाते हैं एक लाइफस्टाइल के, एक क्लीनलीनेस के, एक एनवायरनमेंट के, और एक जिसको बोलते हैं कि वहाँ पे की पंक्चुअलिटी के। अगर वहाँ पे बस अगर आएगी 11:23 पे तो 11:23 पे ही बस आएगी, 11:24-25 हो जाएगी। हमारे यहाँ पे 11:23 की बस कई बार 11:53 को भी आती है और उसमें भी हम चढ़ जाते हैं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इतनी भीड़ है बस में, बिकॉज वी आर यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ रिलैक्स्ड एटीट्यूड। और वो वाले फ़र्क भी होता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू थिंक अबाउट बट आई होप थिंग्स जस्ट पास थ्रू। बट एक और जो बहुत बड़ी बात जो ये सोचने की होती है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी 2-3 साल और रहेंगे। आई थिंक ही इज़ जस्ट स्टार्टेड, ही इज़ नॉट गोइंग टू लीव इट। एक साइड में वो हैप्पी बर्थडे बोलते हैं और दूसरे साइड अपना वो ऑर्डर निकाल देते हैं। तो ये हैप्पी बर्थडे का बाद ये ऑर्डर निकाल दिया, ये थोड़ा सा अजीब सा हो गया। लेकिन सबसे ज़रूरी बात होती है कि हमारे जो
मिनिस्ट्री है, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो देश के लोग हैं, दे हैव टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी। उनको ये समझना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें स्टार्ट हुई है ऐसे एक चीज़ पे ख़त्म नहीं होती है, एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद आठ, ये ऐसे फ्लो में चलता है। ये कई बार क्या होता है, टेस्टिंग द वाटर्स भी हो सकता है। और पीछे भी बात आई थी कि अमेरिका शायद इंडिया के अगर सर्विस एक्सपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगा देगा तो आप क्या करोगे। हाँ, ये बात दूसरी है कि हमारे इन्फोसिस वाले तो अभी बिजी होंगे कि 18,000 करोड़ का हम बाईबैक कैसे कर लें, क्योंकि बिकॉज उनको भी लगता होगा जितना जल्दी कंपनी से पैसा निकाल लें उतना अच्छा है। आगे जाते हुए पता नहीं कंपनी के पास कितना बाईबैक करने को और देने को उतना कैश जनरेशन होगा कि नहीं। बट ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक दिस इज़ वेरी बैड न्यूज़ फॉर द एंटायर स्पेस एंड मोर सो फॉर द पीपल हु आर वर्किंग देयर, बिकॉज उनके लिए लाइफ रीएडजस्ट करना विल नॉट बी ईजी। पैसा होता है तो सब रीएडजस्टमेंट हो जाता है, लेकिन 1 लाख सवा लाख डॉलर अगर आप अमेरिका में कमा रहे हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट से लगेगा आप 90 लाख 1 करोड़ साल का कमा रहे हैं, लेकिन खर्चा पानी दे दिवा के वहाँ पे 20-30 हज़ार डॉलर से ज़्यादा बचता नहीं है। तो ये वाली बात भी सोचने की होती है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, सोमवार को मार्केट कैसे खुलता है। अगर कोई भी रिकवरी होती है आईटी स्पेस में, हमारे पास तो आईटी है नहीं तो हम क्या बोले, और हम तो अक्रॉस द पैनल जिसको हम बोलते हैं कि हमने आईटी का पूरा क्लीन अप कर दिया था। बट ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है ये पूरा सेक्टर का एक परसेप्शन जो है वो तो पूरा ही ख़त्म हो गया। स्टॉक वाइज क्या होगा नहीं होगा, डेट यू कैन जज और आई कैन जज, हमारा गेस वर्क हो सकता है, बट परसेप्शन जो है उसका तो बंटाधार हो गया है इससे। तो यहीं तक रखते हैं, फिर कभी मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू।